नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी 3 तलाक पर मोदी सरकार के दावों की, रफाल पर कांग्रेस के आक्रामक अवतार की, जानेंगे कि एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दी राहत, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को क्यों बताया तानाशाह, और आखिर में बात गुजरात में मालामाल हुए विधायकों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीवर मौत मामले पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। ट्विटर पर लिखा, हमारे पीएम का स्वच्छ भारत का नारा खोखला। 14 सितंबर को दिल्ली जल बोर्ड के सीवर में काम कर रहे कर्मचारी की गई थी जान। 3 तलाक पर मोदी सरकार के अध्यादेश को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया गलत, कहा अध्यादेश पूरी तरह से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ। मकान की सील तोड़ने पर घिरे मनोज तिवारी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया समन। तिवारी बोले, गैर कानूनी ढंग से लोगों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की नवाज शरीफ, बेटी मरियम और दामाद की सजा, रिहाई के दिए आदेश। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर पाकिस्तान से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका, कहा कॉरिडोर को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई। T20 वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम ने किया जीत के साथ आगाज। पहले मैच में श्रीलंका को 13 रनों से दी शिकस्त। और लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 170 अंकों की गिरावट के साथ 37,121 पर हुआ बंद। 45 अंकों की गिरावट के साथ 11,234 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार आम चुनाव से पहले 3 तलाक बिल को भुनाना चाहती है, लेकिन विपक्ष सरकार की राह में रोड़ा बना हुआ है। राज्यसभा में ये बिल 2 सत्रों से अटका हुआ था, लेकिन अब इस बिल को लागू करने के लिए सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल को पास कराने की तमाम कोशिशें की। सरकार ने इसे जैसे तैसे लोकसभा में तो पास करवा लिया, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक गया। उसके बाद सरकार ने मॉनसून सत्र में इसे पास कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन विपक्ष के तेवर गर्म रहे। सत्र खत्म होने से एक दिन पहले ही सरकार ने बिल में 3 अहम संशोधन किए, जिसके तहत 3 तलाक बिल को गैर जमानती अपराध तो माना गया है, लेकिन संशोधन के हिसाब से मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार दे दिया गया, यानी जेल भेजने और बेल देने का फैसला मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया गया है, जिस पर विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति है। विपक्ष का कहना है कि अगर महिला की शिकायत पर पुलिस को जेल भेज दिया जाएगा तो पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। ऐसी स्थिति में सरकार को इन महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करना चाहिए, लेकिन सरकार ने संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जोड़ा। विपक्ष के तीखे तेवर देखकर अब केंद्रीय कैबिनेट इस पर अध्यादेश लाई है। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हमारे सामने 430 3 तलाक के मामले हैं। इनमें से 229 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और 201 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के हैं। हमारे पास 3 तलाक के मामलों में पुख्ता सबूत भी हैं। ऐसे में इनसे निपटने के लिए एकमात्र रास्ता 3 तलाक बिल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें रोड़ा अटका रही है। उन्होंने कहा कि हमने करीब 5 बार कांग्रेस को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने इसे पास नहीं होने दिया। कांग्रेस इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वहीं सरकार के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। 3 तलाक बिल पर अध्यादेश लाकर सरकार ने सियासी हलचल तेज कर दी है। जहां सरकार इस पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। रफाल विमान सौदे को लेकर भी कांग्रेस का रुख आक्रामक होता जा रहा है। इसे लेकर आज कांग्रेस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पास पहुंची और इस पूरे मामले की व्यापक जांच करने का आग्रह किया। 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को मुद्दा बनाकर UPA 2 को सत्ता से बेदखल किया था, ठीक उसी तरह अब कांग्रेस पार्टी रफाल को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर पार्टी के नेता प्रवक्ता सभी रफाल पर सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। इसी को लेकर आज गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अशोक गहलोत, अहमद पटेल, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कैग के पास पहुंचा और उन्हें 8 पन्नों का एक ज्ञापन सौंपा। इसमें रफाल सौदे से संबंधित दस्तावेज दिए गए हैं और कहा गया है कि इस सौदे में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, इसीलिए इसकी व्यापक स्तर पर जांच होनी चाहिए।
कांग्रेस का आरोप है कि राफेल सौदे पर मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया है और 126 विमानों की जगह मात्र 36 राफेल विमानों का सौदा किया है। उसका आरोप है कि मोदी सरकार ने पूर्व की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के साथ हुए समझौते से ज्यादा कीमत पर राफेल सौदा तय किया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर तथ्यों को दबाने और राफेल विमानों की कीमत का खुलासा नहीं करने का आरोप भी लगाया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। राफेल पर मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है। आज तो कांग्रेस इसे लेकर सीएजी तक पहुंच गई। अब इस पर सरकार अपना बचाव कैसे करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे भीमा कोरेगांव मामले में भी आज जबरदस्त बहस हुई। याचिकाकर्ताओं ने जहां सरकार के सबूतों पर सवाल खड़े किए, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अहम सबूत होने की बात कही है। इस मामले में अब कल सुनवाई होगी, जिस पर फैसला आ सकता है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पिछले दिनों सुधा भारद्वाज, बरबरा राव, गौतम नवलखा, अरुण फेरेरा और वर्नॉन गोंजाल्विस को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ता के मुख्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि पांचों आरोपियों के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठे किए गए हैं। उन्होंने अदालत में बताया कि कॉमरेड प्रकाश को भेजे गए जिस पत्र की बात कही जा रही है, वो पत्र पूरी तरह से काल्पनिक है। पिछले दिनों महाराष्ट्र पुलिस ने कहा था कि प्रोफेसर साईं बाबा ही कॉमरेड प्रकाश है। साईं बाबा 2007 से जेल में है। ऐसे में पुलिस कैसे कह सकती है कि गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्टों ने ही कॉमरेड प्रकाश को पत्र लिखा था। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एएसजी तुषार मेहता ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सभी जब्त दस्तावेजों में हमें रोना विल्सन की तस्वीर मिली। उसमें रोना के साथ दिख रहा शख्स छत्तीसगढ़ में 40 लाख और महाराष्ट्र में 50 लाख के इनाम वाला आरोपी है। तुषार मेहता ने कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। हमारे पास आरोपियों के कंप्यूटर, लैपटॉप और पेन ड्राइव हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये सभी सीपीआई माओवादी संगठन से जुड़े हैं। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर लोगों को किसी प्रभावित क्षेत्र में लोगों का हाल जानने भेजा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रतिबंधित संगठन के सदस्य हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें सरकार का विरोध और तोड़फोड़ व गड़बड़ी फैलाने वालों के बीच के अंतर को साफ तौर पर समझना होगा। अब आगे की सुनवाई कल होगी। माना जा रहा है कि कल पांचों आरोपियों पर फैसला आ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो भीमा कोरेगांव मामले में कल क्या फैसला आता है? कोर्ट आरोपियों को राहत देता है या आफत? इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ऐसे में बात करें असम में एनआरसी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उन 40 लाख लोगों को राहत दी है जिनकी नागरिकता पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे में नहीं है, वे दोबारा इसके लिए दावा कर सकते हैं। एनआरसी की दूसरी रिपोर्ट आने के बाद से ही देश भर में हंगामा मचा हुआ था। 30 जुलाई को असम में एनआरसी का आखिरी मसौदा जारी हुआ था, जिसमें 3 करोड़ 29 लाख लोगों में से 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम शामिल किए गए थे। इस मसौदे में 40,70,707 लोगों के नाम नहीं थे, जबकि 2,48,077 नाम लंबित रखे गए थे। दावा किया गया कि जिन लोगों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं है, वह नागरिकता को लेकर वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। शीर्ष अदालत ने 31 जुलाई को स्पष्ट किया था कि जिन लोगों के नाम एनआरसी के मसौदे में शामिल नहीं हैं, उनके खिलाफ अधिकारी किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि यह भी सिर्फ मसौदा ही है। आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एनआरसी में छूटे लोगों को दूसरा मौका देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 25 सितंबर से दावे आपत्तियों की शुरुआत होगी। जिन लोगों के नाम एनआरसी के लिस्ट में नहीं हैं, उनके लिए कोर्ट ने 60 दिनों का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एनआरसी के लिए लिस्ट में सुझाए गए 10 में से किसी एक दस्तावेज पर विश्वास किया जा सकता है। जो दूसरे 5 दस्तावेज हैं, उन पर बाद में विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए जो विरोध को भी झेल सके। यहाँ तक कि कोर्ट भी इसमें शामिल है। कयासों के आधार पर हम लिबर्टी का गला नहीं घोट सकते। हम इस केस को पैनी नजर से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 40 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है, जबकि सरकार के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। जाहिर है कि इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाएगा। वैसे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ हुआ, इस पर भी सियासी पारा चढ़ गया है। घटना के विरोध में आज राज्य भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी घटना की कड़ी निंदा की है और मोदी सरकार को तानाशाह करार दिया है। बर्बरता की ये तस्वीरें हैं बिलासपुर की, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर छत्तीसगढ़ पुलिस लाठियां भांज रही है, जमीन पर पटक पटक कर डंडे बरसा रही है, महिलाओं से बदसलूकी कर रही है। इतना ही नहीं, मवेशियों की तरह इन्हें वैन में भी ठूस रही है। ये तस्वीरें पुलिस की बर्बरता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है।
दरअसल पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर ये मेहरबानी इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता मंत्री अमर अग्रवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। दरअसल नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने अपने एक बयान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कचरा कहा था। इसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता मंगलवार शाम को मंत्री के बंगले में कचरा फेंकने पहुंचे, जिसे लेकर पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखाते हुए उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस के लाठीचार्ज में कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई है। इस मामले के बाद से ही सूबे में सियासी पारा गर्मा गया है। इस घटना के विरोध में आज कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया। रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास काफी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए और मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। राहुल ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में तानाशाही एक पेशा बन गया है। बिलासपुर में रमन सिंह की सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मौलिक अधिकारों पर बुजदिली से किए गए इस प्रहार को वहां की जनता सियासी जुर्म के रूप में याद रखेगी। वहीं अन्य विपक्षी दलों ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। चौतरफा आलोचनाओं के बाद अब सीएम रमन सिंह ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट। तो बीजेपी राज में कहीं पुलिस किसी पर लाठियां बरसा रही है तो कहीं पार्टी नेता खाकी का रौब दिखा रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को ही देख लीजिए, जो एक शख्स पर इस कदर भड़के कि उसकी टांग तोड़ने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं एक टांग तोड़कर व्हीलचेयर दे सकता हूं। टीएमसी ने इसे लेकर सुप्रियो को घेरा है। बाबुल सुप्रियो के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसकी काफी आलोचना हो रही है। टीएमसी ने इस वीडियो को लेकर कहा है कि बाबुल को अपने परिवार से ऐसे ही संस्कार मिले हैं, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात गुजरात में मालामाल हुए विधायकों की। डीजल और पेट्रोल के साथ ही देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। ऐसा ही नजारा गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र में दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक बीजेपी सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का बिल सदन में पेश कर दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि इस बिल को पास कराने के लिए सदन में भाईचारे का नजारा दिखा और आपसी कटुता भुलाते हुए बीजेपी और कांग्रेस सदस्य एक हो गए। सरकार का तर्क है कि 2005 से विधायकों का वेतन नहीं बढ़ा, इसलिए यह बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। गुजरात सरकार का यह फैसला दिसंबर 2017 से लागू किया गया है। गुजरात में विजय रूपाणी सरकार ने 2 दिनों का मानसून सत्र बुलाया था। सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस सदन में बीजेपी सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक दिखाई दी, लेकिन अचानक ही बीजेपी सरकार ने विधायकों के वेतन वृद्धि का बिल सदन में पेश कर दिया। बिल को पेश करने का निर्णय रातों रात लिया गया। यहाँ तक कि कामकाज सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए एजेंडे में भी इसका जिक्र तक नहीं था। बिना किसी पूर्व सूचना के सदन में आए इस बिल से सदन में आक्रामकता दिखा रहे कांग्रेस सदस्य एकदम शांत हो गए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बिल को लेकर अभूतपूर्व एकता दिखी और सर्वसम्मति से इसे पारित भी कर दिया गया। गुजरात में अब विधायकों का वेतन 77,000 से बढ़कर 1,16,000 रुपए और मंत्रियों का वेतन 1,32,000 रुपए हो गया है। वेतन बढ़ोतरी का निर्णय सदन में भले ही एक राय से लिया गया हो, लेकिन विधायक सरकार के इस फैसले से खुश नहीं दिखे। विधायकों का तर्क था कि अन्य प्रदेशों में विधायकों और मंत्रियों को ज्यादा वेतन मिलता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधायकों का वेतन 2 लाख से ज्यादा है। ऐसे में हमें भी उसी अनुपात में वेतन मिलना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।